तो कौमी आमदनी यानी सॉरी जो आपकी जीएनपी है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसके हवाले से जो है ना वो लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ अमूर को जो है ना हमने मद्देनज़र रखना होता है। तो उसमें सबसे पहले जो रखना चाहिए, जो सबसे पहले हमें मसला पेश आता है वो ये होता है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाता है, दोहरी गिनती हो जाती है। उससे बचाव के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कहता है, फर्स्ट कहता है कि जब आपने अशिया और खिदमात को गिनना है तो उनको गिनते वक्त या तो आप चीज़ की फर्स्ट जो आपकी इनिशियल फॉर्म है, इब्तदाई शक्ल है, उसको ले लें और बाकी तमाम सूरतों में होने वाले इजाफे को जमा कर लें। या दूसरी क्या है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि शय की आखिरी सूरत लें और इब्तदाई तमाम सूरतें छोड़ दें ताकि शय की दोहरी गिनती से बचा जा सके। तो इसको जो है वो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर फ़र्ज़ करो हमने एक शय ली है, जैसे कि हमने लिया कपड़ा लिया, तो कपड़ा जो है वो आपको पता है किससे बनता है जी, कपास से बनता है। तो कपड़ा जो है वो कपास से भी डायरेक्ट नहीं बन जाता। कपास जो है उससे सबसे पहले जो है वो उसकी रुई बनती है, फिर रुई से जो है वो धागा बनाया जाता है। धागे के बाद जाके जो है वो खड्डी पे उसको जो है वो कपड़ा बनाया जाता है। तो मतलब इसके दरमियान में अगर मैं इसके एक और लिख लूँ, कपास से पहले कपास की रुई होती है, ठीक है, फिर उसका धागा, फिर उसको खड्डी पे चढ़ा के फिर कपड़ा बनाया जा रहा है। मशीन आजकल तो खैर खड्डी नहीं, मशीनें आ गई हैं जी, मशीन से कपड़ा बनता है। तो इसमें आप देखो, अगर मैं आपको फर्स्ट वाला जो सोल्यूशन उन्होंने बताया हुआ है कि दोहरी गिनती किस तरह से होती है, पहले प्रॉब्लम सुन लो कि आपने लिया कपास किस सेक्टर में पैदा हो रही है जी, कपास पैदा हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ज़रूरी पैदावार है। आपने जब एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन ली तो उसमें आपने क्या किया, कपास को गिन लिया, जितने भी आपके मुल्क में एक साल में जितनी भी कपास बनी है, ठीक है, वो आपने ले ली। फिर आपने क्या किया, फिर जहाँ पे इसका धागा बना, ठीक है, वहाँ आप गए, ये आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो जाएगी। तो धागे की मालियत कितनी है वो आपने गिन ली, ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई मालियत आएगी कपास की, ठीक है ना, और फिर धागे की भी मालियत आएगी। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, उससे जो कपड़ा बना उसकी भी कोई ना कोई मालियत है। फर्ज करो वो सूट 2000 का जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है, धागे की मालियत जो है वो उसकी फर्ज करो 1000 के बराबर है, ठीक है ना, और जो कपास थी वो फर्ज करो 500 की थी। तो देखो 500 की कपास, उसमें आपने प्लस कर लिया, ये आपने अलहदा से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन में लिखा हुआ है, ये धागे की मालियत आपने अलहदा से इंडस्ट्रियल सेक्टर की फॉर्म रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है, और जब कपड़ा बन के मार्केट में चला गया इसका आपने 2000 अलहदा लिखा हुआ है। तो 2000 जमा 1000 जमा 500 कितना हो गया, 3500। तो ये क्या हुआ कि आप एक ही चीज को क्या कर रहे हो, बार बार गिन रहे हो। तो ये 2000 का सूट जो है उसके पीछे अब सूट कितने का है, 2000 का। आपने जब डबल काउंटिंग यानी कि एक चीज को आप 2-3 बार गिन रहे हो तो वो कितने की होगी, 3500 की होगी। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या बताएगा, ये आपके मुल्क की जीएनपी या जीडीपी या नेशनल इनकम किसी भी चीज को डबल या ट्रिपल करके बताएगा, जो कि एक्चुअल में उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2000। तो क्या कहा जाता है कि आप इस तरह से करो कि अशिया और खिदमात को गिनते वक्त या तो चीज़ की इब्तदाई शक्ल लो। इब्तदाई शक्ल क्या है, सबसे पहले आपने देखा कपास कितने की थी, कितने की है जी, 500 की, आपने 500 अलग से लिख लिया, ठीक है। तो कपास की आपने इब्तदाई शक्ल ले ली, बाकी तमाम सूरतों में होने वाला इजाफा उसमें जमा करो। तो कपास के बाद जब उससे धागा बना तो वो कितने का धागा बना है, 1000 का। अब आपको पता है कि 1000 में उसकी कपास की अपनी मालियत कितनी है, 500। तो 500 में से सॉरी 1000 में से 500 निकाल दो, यहाँ भी आपके पास जो मालियत आएगी कितनी आएगी, 500 आ जाएगी। अब ये 1000 का जो है धागा है, अब धागे के बाद धागे से जो कपड़ा बना है वो कितने का बना है, 2000 का बना है। सॉरी कपड़े की मालियत कितनी है, 2000। आपको पता है कि इस कपड़े की मालियत में ये इसकी जस्ट स्टिचिंग और बाकी जो भी उस पे प्रिंट श्रिंट जो भी कलर वगैरह पे कितने का खर्चा आया है, 1000 का। क्यों, क्योंकि 1000 का तो धागा ही है, धागे में से कितना है, 500 की रुई है। तो सॉरी कपास है, कपास हमने अलग से लिख ली थी, धागे का हमने जो था वो मालियत अलग से लिख ली थी। अब 2000 में से आपने क्या करना है, 1000 को माइनस करना है। तो कपड़ा जो है अब वो आपके पास कितने का है इनिशियल अब फॉर्म में, 1000 का। तो अब देखो, अब अगर आप इनको प्लस करो तो अब आपने पहले इब्तदाई शक्ल ली,
किसकी, कपास की। फिर उसके नेक्स्ट प्रोसेस में कितने का एडिशन हुआ, 500 का, वो लिया। फिर आपके पास जो कपड़ा फाइनल फॉर्म में बन के आया उसमें कितना एडिशन हुआ, 1000 का। तो जब आप इसको इस तरह से जमा करोगे तो सीधा सीधा आपके पास कितना आ रहा है, 2000। तो ये 2000 जो है ये एग्जैक्ट फिगर आएगा जो कि एक्चुअल में आपकी उस शेयर की वैल्यू है, मालियत है, उसकी वर्थ है। लेकिन अगर आप इस ऐसा नहीं करते तो फिर आपको क्या है, आपको वही जो मालियत है वो कितने की शो हो रही थी, 3500 की। या फिर दूसरा सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया कि शेयर की आखिरी सूरत ले लें और इब्तदाई तमाम सूरतें छोड़ दें। वो कहते हैं आप ना देखो कि कपड़ा जहाँ से बन के आया, कपास में कितनी मालियत थी, फिर उसमें धागे बनते हुए उसमें से कितनी मालियत उसकी लगानी पड़ी, कितनी ऐड करोगे, कितनी आप उसमें से निकालोगे। आप क्या देखो, जस्ट शेयर की फाइनल फॉर्म देखो कितने की है, 2000 की। तो आप पिछले जितनी भी आपके उसमें जितनी भी सूरतें आ रही हैं, मतलब कपास का, धागे का, वो सारे प्रोसेस छोड़ दो और आप जस्ट उसकी फाइनल फॉर्म ले लो। तो इस तरह से क्या होगा, आप डबल काउंटिंग के मसले से बच सकते हो। सेकंड जो है वो उन्होंने बताया हुआ है आपको, जो सेकंड इसकी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया व खिदमात का शुमार करना। ठीक है, ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया भी शुमार होने से रह जाती हैं। यहाँ जो है वो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि फ़र्ज़ करो अगर आपके पास एक कार है, गाड़ी है, ठीक है, और उसको जो है वो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल की बजाय किराया पर बतौर टैक्सी चलाएं। जैसे आजकल लोग जो हैं वो उबर के लिए गाड़ी जो है वो शाम को दे देते हैं, उधर चलाते हैं, खुद भी चलाते हैं, कुछ वैसे दे देते हैं अपनी गाड़ी। तो उससे क्या होगा, अब ज़ाहिर बात है अगर उबर वालों ने आपकी गाड़ी ली है, आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो फ्री खाते तो नहीं जाएंगी, आपको कोई ना कोई क्या आपकी इनकम आएगी, आपको पैसे मिलेंगे। तो वो पैसे क्या होंगे, वो पैसे आपकी कौमी पैदावार में इजाफा करेंगे। लेकिन अगर ज़ाती इस्तेमाल में में आने से कार की आमदनी जो है वो पैदावार के दादोशुमार में जमा होने से रह जाती है। तो इस तरह अगर आपका घर घर है, अगर आप उसको ज़ाती इस्तेमाल में लेके आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको किराए पे दे के आपको पता है आजकल ये ट्रेंड आम है कि लोग जो हैं वो मोस्टली ये जहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होंगी, कॉलेजेस वगैरह हो गए, जहाँ पे हॉस्टल वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, नीचे वाला पोर्शन जो है या ऊपर वाला पोर्शन जो है वो किराए पर दे देते हैं। तो वो मकान जो है फिर अगर वो पोर्शन किराए पे देते हैं तो डेफिनेटली उनको किराया आता है, उसका वो उनकी आमदनी जो है वो इजाफा करेगा, और डेफिनेटली जाके होगा क्या कि उनकी कौमी पैदावार में भी इजाफा होगा। इसी तरह से घरेलू खवातीन की जो खिदमात हैं, ठीक है, वो भी क्या हैं, इसमें शुमार होने से रह जाती हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी हुई है वो है कि जी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग या गलत अदाद शुमार फराहम करना। तो अगर मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या होती है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में कह दिया जाता है कि चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया है। तो वो जो बहरान होता है, जो शॉर्टेज होती है, वो एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो मालकान होते हैं वो उन चीज़ों की क्या कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। कि अगर उनकी जो उस चीज़ की मतलब चीनी की या आटे की प्राइस जो है वो उनकी विलिंगनेस से थोड़ी कम हो जाती है, उनका प्रॉफिट थोड़ा गिरना शुरू होता है, तो वो क्या करते हैं, वो साथ ही अपनी चीज़ें जो है वो स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। वो मार्केट में चीज़ों की जो है वो शॉर्टेज कर देते हैं। शॉर्टेज क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें जो है इस चीज़ की अगर प्राइस जो है वो जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं मिलेगी, तो हम भी हमारे पास वो झूठ बोलते हैं कि हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे ही मार्केट में उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से डिमांड ज़्यादा होती है और पीछे सप्लाई कम होती है, तो डिमांड ज़्यादा होने पे वो फिर क्या करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की जितनी चाहे मन चाहे कीमत जो है वो उस चीज़ की वसूल कर लेते हैं। तो ये एक जो है वो क्या किया जाता है, धोखा दिया जाता है सार्फिन को, उनकी उनसे जो है वो प्राइस हाई लेने की वजह से। तो अगर चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ हो गई है, मतलब मार्केट में चीज़ बन के आने की बजाय, मार्केट में आने की बजाय वो स्टोरेज में पड़ी रहेगी, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, वो आपकी कौमी पैदावार में शामिल होने से रह जाएगी। ये होती है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेना। सेकंड मैंने लिखा हुआ है स्मगलिंग। स्मगलिंग जो होता है, करना चीज़ों का, अशिया स्मगल हो जाती हैं, तो स्मगलिंग ये होती है कि नाजायज़ तरीके से आप जो है वो अपने मुल्क की चीज़ जो है वो किसी दूसरे मुल्क में कन्वर्ट कर दो, उनको जो है वो उधर शिफ्ट कर दो। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो होती है
वो इधर होती है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे होती है। तो देखो बशिया बनी थी, पाकिस्तान में बनी है, उनकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हमारी मेहनत हुई है, लेबर हमारी यूटिलाइज हुई है, और एट दी एंड जाके वो नाजायज़ तरीके से अगर स्मगल हो जाती हैं तो होगा क्या कि आपके मुल्क में जो कौमी पैदावार है उसका तखमीना सही नहीं हो सकेगा। फिर क्या है, थर्ड मैंने लिखा हुआ है कि गलत अदाद-ओ-शुमार फराहम करना, कि लोग अपनी आमदनी सही नहीं बताते। ये जब मैं लास्ट टाइम आपको पढ़ा रही थी तो मैंने ही मेरे ही अल्फाज थे कि पाकिस्तान में जो है, मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपना थीसिस कर रही थी एमफिल का, तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चनर में कि लोगों से उनकी इनकम के बारे में पूछना था। तो कोई भी जो है वो आपके मुल्क पाकिस्तान में जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इनकम सही बताते हैं। तो उसकी जो मैंने रीज़न बताई थी, एक ये बताई थी कि लोगों पाकिस्तान में जो सबसे पहला वो इफ़ेक्ट वो होता है, माइंड में आता है कि नज़र ना लग जाए जी हमारी इनकम को। तो वो ये जब आपको असाइनमेंट मिली है तो उस बच्ची ने इसी को जो है वो कोड किया हुआ है, तो आपने ये बच्चों पेपर में नहीं लिखना, वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कहा था। लोग अपनी आमदनी सही क्यों नहीं बताते? हाँ, इसकी आप जो है वो ये रीज़न बता सकते हो, जो सेकंड रीज़न मैंने बताई थी कि डर होता है जी, हम ये कोई उनसे अगर कोई इनकम पूछ रहा है तो उनको ये डर होता है कि ये एफबीआर का बंदा ना हो, ये हमारे ऊपर जो है वो कोई टैक्स ना लग जाए, इनकम टैक्स ना लग जाए। ये आप पेपर में कोड कर सकते हो। नज़र लगने वाली बात जो है वो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए की थी, वो आपने पेपर में नहीं लिखना। तो जब लोग अपनी इनकम के बारे में सही दादोशुमार ही नहीं फराहम करेंगे तो फिर हम खाम कौमी पैदावार जिसमें हमने कहा ये है कि वो खिदमात वहाँ पहुँचाने वाले अदारों और लोगों की आमदनियों का मजमुआ होगा। तो जब लोग अपनी आमदनी ही सही नहीं बताएंगे तो खाम कौमी पैदावार जो है वो हम किस तरह से सही तरह वो किस तरह से उसका जो है वो सही एस्टिमेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये मसला है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बैरून ममालिक आमदनियों को शुमार करना, ठीक है ना, बैरून ममालिक आमदनियों को शुमार करना। तो बैरून ममालिक से हासिल होने वाले आमदनी को जो है वो आपकी जीएनपी में शामिल किया जाएगा, जो है वो आपकी खाम कौमी पैदावार में इसको इसमें शामिल किया जाएगा। बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी कौन सी होती है कि आपके घर में अगर आपका कोई चाचा, कोई ताया, कोई भाई, ठीक है, कोई कज़न वगैरह जो है वो किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, कोई सऊदी अरब चले गए, ठीक है, कहीं भी किसी भी मुल्क में जो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से इनकम कमा के आपको पता है वो आपको आपके मुल्क पाकिस्तान में भेजते हैं। तो वो जो इनकम आपको बाहर से आती है उसको हम कहते हैं कि बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी को शामिल किया जाएगा। इंग्लिश में इसको रेमिटेंसीज भी कहा जाता है। तो रेमिटेंसीज जो हैं वो क्या होंगी, आपकी जीएनपी में शामिल होंगी होंगी उसमें, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और ये अक्सर एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी को जीएनपी में प्लस किया जाता है और जीडीपी में से आपको पता है माइनस किया जाता है। बैरून ममालिक के मुनाफा जात को भी शामिल किया जाएगा। तो आपके मुल्क के लोग जो कि बाहर के किसी मुल्क में जाके कोई कंपनी किसी भी किस्म की सरमायाकारी करते हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं या कोई भी उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ से जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो मुनाफे जो होंगे, वो जो प्रॉफिट्स होंगे उनको भी आपके मुल्क की जीएनपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे ये है कि गैर मुल्की कंपनी, ठीक है ना, गैर मुल्की कंपनी, अब ये वो वाली कंपनी है जो आपके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की कंपनी काम कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में अगर कोई यूएसए, ठीक है, आपकी जर्मनी की या आपकी चाइना की या किसी भी मुल्क की कोई भी कंपनी आके काम कर रही है तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा डेफिनेटली वो फिर उसके अपने मुल्क की जीएनपी में तो उसका प्रॉफिट शामिल होगा। जैसा कि अगर हमने यहाँ बात की थी कि यहाँ हमारे पाकिस्तानी जाके किसी दूसरे मुल्क में जो सरमायाकारी करेंगे वो वहाँ से प्रॉफिट कमा के इनकम कमा के वो किधर भेजेंगे, पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल होगा। सेम एज जो आपके मुल्क में कंपनियां, जो गैर मुल्की कंपनियां काम कर रही हैं, वो जब अपना प्रॉफिट कमाएंगी तो वो आपके मुल्क पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो उनके अपने मुल्क की जीएनपी में शामिल होगा। तो हमारे मुल्क के उनकी कंपनियों के जो मुनाफा जाता है वो हमारे मुल्क की जीएनपी में शामिल नहीं होंगे। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ गया है जी, तो पीछे जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम प्रोडक्शन पे बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें जैसे कि फिशर ने कहा था कि किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी या किसी भी मुल्क की जीएनपी या जीडीपी जो है
وہ اخراج وہ پیداوار سے ہٹ کے اگر ہم اس کے صرف پہ چلے جائیں یعنی کہ خرچ پہ چلے جائیں تو اس میں کیا کون کون سی رقوم شامل ہوں گی؟ اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آ جائے گا اگر کنزمپشن کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو پارٹ ہوتا ہے جی ڈی پی جی این پی یا نیشنل انکم کا وہ ہوتا ہے آپ کے کنزیومر ایکسپینڈیچر جو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی سر، یعنی کہ جو عام لوگ اخراجات کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو گھروں میں اخراجات کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوراک پہ خرچہ کر رہے ہیں جی، ہم اپنی رہائش پہ کر رہے ہیں، ہم لباس پہ کر رہے ہیں، کنزیومر کی جتنی بھی گوڈز ہیں، ہم ڈیلی کی جتنی بھی چیزیں باہر سے لاتے ہیں ٹھیک ہے، کھانے کے لیے یا کسی بھی اس طرح کی ڈیلی یوز کے لیے جو بھی چیز لا رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ وہ ہمارا ہوگا نجی صرف ہوگا، یا اس کو ہم پرائیویٹ کنزمپشن بھی کہتے ہیں۔ تو سیکنڈ جو لکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہوا ہے حکومتی صرف، یا حکومت کی طرف سے ہونے والے اخراجات کون سے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی حکومت کرتی ہے یعنی کہ سرکار کرتی ہے۔ تو حکومتی اخراجات کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازموں کو تنخواہیں دینا، ٹھیک ہے، ان کو الاؤنسز دینا، ان کو پینشن دینا، ان کو دیگر قسم کے مراد دینا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کون خرچہ کرتی ہے؟ یہ آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے، اور یہ اس کا فکس ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، اس کو ہر سال کرنے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہوں گے؟ یہ آپ کے حکومتی صرف ہوگا یا حکومتی اخراجات آپ لکھ دو، سرکاری اخراجات بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو۔ تو نیکسٹ لکھا ہوا ہے نجی سرمایہ کاری۔ تو نجی دوبارہ سے بات آ جائے گی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کون سی ہوگی؟ جو کہ ہم عام افراد سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ہم عام افراد جو ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی وہ ہم نے کوئی پروڈکشن ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی ہے، انویسٹمنٹ کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی ہے، تو وہ کون سی ہوگی؟ یہ وہ والی ہوگی جو کہ عام افراد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں نجی سرمایہ کاری جو عام افراد کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے کہ حکومتی سرمایہ کاری کون سی ہوگی؟ جو حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ حکومت بھی کیا کرتی ہے؟ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ جو عمران خان نے جو وہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 50,000 یا 50 لاکھ گھر بنا کے دینے ہیں، تو اگر وہ بنا دیتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ پھر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ڈیفرنٹ پروڈکشن پلانٹ لگائے جاتے ہیں، کارخانے بنائے جاتے ہیں، یہ ریلوے، ٹھیک ہے، یہ ریلوے ٹریک ہو گیا، اور کیا موٹر وے کا کوئی پروجیکٹ لگا دے، تو وہ کیا کون کر رہی ہوتی ہے؟ وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی۔ تو اس قسم کی سرمایہ کاری کو، انویسٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں حکومتی سرمایہ کاری۔ لاسٹ میں آ جاتا ہے جی غیر ملکی سرمایہ کاری۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری نہ کریں، بلکہ آپ کے ملک میں کوئی اور آ کے، کسی اور ملک کا بندہ آ کے، کسی اور ملک کی کمپنی کوئی اس طرح سے جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں گے، یا آپ جو ہے وہ کسی باہر کے ملک میں جا کے سرمایہ کاری کرو گے، تو اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ غیر ملکی سرمایہ کاری۔ تو یہ تھا آج کا میرا خیال ہے، اس میں اتنا کچھ ہی کافی ہے۔ جی این پی جو ہے وہ ہمارا ادھر ہم بس کرتے ہیں، کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کا نیکسٹ جو ہے جی ڈی پی جی این پی تو ہو گیا، جی ڈی پی این این پی، ٹھیک ہے، پرسنل انکم آ جاتی ہے، پھر آپ کی جو ہے وہ ایک وائی ڈی ہوتی ہے، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ تو وہ سارے کے جو سب کنسیپٹ ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم کل کرتے ہیں۔ آج تو اسی نے اتنا ٹائم لے لیا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔